बच्चे, आज की क्लास में आप सभी बच्चों को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बच्चे हर दिन की भांति फिर इस वक्त अपने स्टडी में आप लोग लग गए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर चैनल को देखें, चैनल से जुड़ें और माने हर एक तरह के ऑब्जेक्टिव को आप समझें। रटने की जरूरत नहीं है। बराबर कहा करते हैं कि साइंस पेपर रटने की विषय नहीं है बल्कि समझने की विषय है। या तो मैथ है, फिजिक्स हो या तो केमिस्ट्री हो, आप इसे समझिए। जितना समझिएगा आप उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए, हमने मेटलर्जी जो टॉपिक चल रहा था, उस मेटलर्जी टॉपिक में आप सभी बच्चों को यही बता रहे थे कि अगर अयस्क से हम धातु प्राप्त कर लिए तो उन धातुओं को दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लाने के पहले एक बार जांच कर लेना चाहिए कि क्या वो धातु मतलब शुद्ध हुआ है अथवा नहीं। कारण कि पिछले दिन आप लोग को बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिन धातुओं में थोड़ा सा भी अगर अशुद्धि रह जाती है तो वह धातु बहुत मतलब कुछ ऐसी जगह है जो बहुत बड़ा जोखिम उठा सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। जैसे कि तांबा के एग्जाम्पल के चल रहे थे, उसी तरह से टाइटेनियम है, यानी जर्कोनियम है, जर्मेनियम है। तो ऐसे ऐसे खास करके धातु, उपधातु या अर्धचालक जिसको 100% शुद्ध करने की जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए हमने कई सारे विधियों के बारे में पिछले दिन चर्चा की आप लोगों से कि किस विधि से कैसे धातु को शुद्ध करते हैं। तो बारी बारी से कल हम लोग उसकी देखें। आज जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हर एक विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और उसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, अगला जो लास्ट जो हमने बता रहे हैं, धातुओं के शुद्धिकरण करने की एक खास विधि जिसका उपयोग आज के डेट में तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी गिनती में हम ले आ रहे हैं। देखिए, वो विधि है आपका वर्ण प्रक्रम है, जिसको कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी में देखिए नाम से ही पता चलता है, यानी वर्ण का मतलब रंग, वर्ण का मतलब रंग। तो कहने का मतलब एक क्रोमैटोग्राफी जो है, इस विधि का प्रयोग एक जमाना था, या शुरुआती में कहिए कि इसका प्रयोग हम लोग करते थे, यानी बॉटनी में, यानी वनस्पति विज्ञान में। वो कैसे, काहे के लिए? तो देखते हैं आप लोग किसी पेड़ पौधे से प्राप्त किया गया फूल या पत्ती। अब उस फूल को जब निचोड़ते हो जूसर के द्वारा, तो देखता है कि उससे एक रंगीन जूस निकलता है। या तो फल हो, या तो फूल हो, या तो पत्ती हो, या फिर पौधे का अन्य कोई पार्ट्स हो। अगर जूसर के द्वारा उसको पेरा जाता है और उससे जो जूस निकलते हैं, आप लोग देखते हैं बच्चे कि वह जूस रंगीन होता है। अब उस रंगीन जूस में से, रंगीन अर्क में से अगर रंग को अलग करने की बात आती है, बात समझ रहे हो? जैसे गुलाब का फूल है, अब गुलाब के फूल को निचोड़ दिया तो एक रंगीन
बताओ अर्क मिलता है, मिलेगा कि नहीं जी बच्चे बोलिए। आप लोग कभी कभी देखे भी हैं कि फूल है और फूल को लेकर के निचोड़ते हो गिलास में, अर्क जो गिरता है वह रंगीन है। अब कोई आदमी कहे कि तब चलिए यानी इस अर्क में से आप रंग को अलग कर दीजिए, तो खास करके ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए वर्ण प्रक्रम का खोज हुआ था। जैसे कि मान लेते हैं कि चलिए बोलचाल की भाषा में आप लोग सब विद्यार्थी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। अगर मान लेते हैं एक गिलास पानी ले लिया और उस पानी में चलिए लाल रंग भी डाल दिया, हरा रंग भी डाल दिया, पीला रंग भी डाल दिया, अन्य 2-3 रंग डाल दिया और डालने के बाद कहे तुमसे कि चलो बहुत ज्यादा तुम साइंस जानता है तो इसमें से सभी रंग को जरा अलग अलग कर दो, तो है ना, कर सकता है ना जी। जब मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना तुम सीख गया तो चलिए इसको भी अलग करो। तो कहने का मतलब कि उसको भी तुम अलग कर सकते हो, या एक समय था कि किया गया भी था। लेकिन ये बता रहे थे कि ये जो खास करके वर्ण प्रक्रम है, क्रोमैटोग्राफी है, तो क्रोमैटोग्राफी का शुरुआती में उपयोग यही वनस्पति जगत में किया गया। डाई को यानी रंगों को अलग अलग करने में किया गया, जिसमें यानी एक विशेष प्रकार का पत्र, छन्ना पत्र का प्रयोग किया जाता था, फिल्टर पेपर का प्रयोग लोग करता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो है विधि आज के डेट में केमिस्ट्री में आ गया, और एक केमिस्ट्री में लाने वाले कोई और नहीं, एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वेट। यही स्वेट ने सोचा कि इसको केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कारण कि कभी कभी कुछ ऐसे मतलब केमिस्ट्री में भी मतलब मेटल मिलते हैं, धातु मिलता है, उस धातु में अशुद्धियां यानी रंग के रूप में रहता है। तो रंग के रूप में देखते हैं, जैसे कि बतलाए हैं कि अब जैसे नाइक्रोम है या निकेल है या इसी तरह से बहुत सारे मेटल होते हैं जिसमें देखते हैं कि कोई खास अशुद्धि की वजह से उसमें रंग आ जाता है। तो अशुद्धि की वजह से अगर रंग है और उस अशुद्धि को अलग करने की बात होती है, तो वहां पे स्वेट ने कहा कि वर्ण प्रक्रम जो मेथड है यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो इसलिए स्वेट ने खास करके इस विधि के द्वारा मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग अलग करने के लिए इस विधि को यानी केमिस्ट्री में लाया। अब केमिस्ट्री में लाया, अब तब देखा जाए ये वर्ण प्रक्रम तो ऐसे बताया कि कई प्रकार का है, लेकिन हकीकत है कि हम लोग सिलेबस में एक हमको पढ़ना है जो आपका वर्ण प्रक्रम है, स्तंभ वर्ण प्रक्रम। स्तंभ वर्ण प्रक्रम का ही यहाँ पर वर्णन करना है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। देखिए वर्ण प्रक्रम जो है स्तंभ कॉलम क्रोमैटोग्राफी जो है आपका एक खास बात, एक खास सिद्धांत पर ये आपका लागू होता है। जैसे कि तुम लोग के हमने बताए हैं एडजॉर्बर जिसको अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक को ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो गैस या द्रव को अधिशोषित करके अपनी सतह पर रोक लेता है, अपने केंद्र की ओर, भीतर में नहीं जाने देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि अगर कोई कमरा हो और उस कमरा में पूरा धुआं भरा हुआ है और उस कमरे में कहीं चारकोल लकड़ी का कोयला अगर रख दिया जाए तो वो चारकोल कमरे में जितना भी धुआं होता है वो सभी धुआं को अधिशोषित करके और अपनी सतह पर एक होता अवशोषक। तो अवशोषक के मतलब किसी चीज को अवशोषित करके अंदर कर लिया, अधिशोषक के मतलब अधिशोषित करके अपनी सतह पर रख लिया।
यही दोनों में फर्क है, अवशोषक और अधिशोषक, एब्जॉर्बर और एडजॉर्बर। तो एडजॉर्बर का काम होता है कि किसी पदार्थ को अधिशोषित करके, खींच करके और अपनी सतह पर उसको रोक लेना। तो अब देखा जाए इस विधि में यही है, ये जो स्तंभ वर्ण प्रक्रम होता है, इस यहां कहा जाए ये जो विधि है इसी सिद्धांत पर लागू होता है कि किसी अधिशोषक के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण में से अधिशोषित तो सबको किया, लेकिन जिससे ज्यादा इसकी प्रीति रहा उसको पहले अधिशोषित कर लिया, और जिससे प्रीति कम रहता है उससे बाद में अधिशोषित करता है। बात समझ रहे हो? मान लेते हैं एक ऐसा अधिशोषक है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को अधिशोषित करता है, लेकिन मतलब स्तंभ वर्ण प्रक्रम का नियम है कि इसमें पहले हम एक परख नली ले लेते हैं। इस परख नली में क्या करते हैं, परख नली को ही देखिए एक स्तंभ के रूप में यहां मान लिया गया, और इस परख नली में क्या करते हैं कि सबसे पहले अधिशोषक को उचित विलायक में घुला करके जेली जैसा बना करके और इसमें डाल दिया जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो अधिशोषक को देखिए यहाँ पर देखिए एक परख नली में हमने भर दिया और परख नली में भर करके स्तंभ के रूप में इसमें रख लिया। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए अधिशोषक के रूप में एल्यूमिना का जेली लिए है। अब एल्यूमिना को एक उचित विलायक में घोल करके और परख नली में देखिए डाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को देखिए ऊपर से यहाँ पर गिराया जाता है। ठीक है, ये देखिए निचले भाग में हम लोग कांच ऊन को यहाँ पर भर देते हैं। इसके ऊपर बालू का देखा जाए कण आपका दे दिया जाता है। बात समझ रहे हो ना? अब ऊपर से मिश्रण को गिराया गया, ऐसे नहीं, उसको भी द्रव के रूप में घोल करके उचित विलायक में और ऊपर से इसको गिराया गया। जैसे एल्यूमिना से गुजरने लगा, पूरा में कौन सी भरल है? एल्यूमिना, वह भी जेली के रूप में। अब जेली के रूप में एल्यूमिना हम भर दिए हैं और ऊपर से मिश्रण को गिराए हैं। देखिए एल्यूमिना का जो देख रहे हैं, जेली जो देख रहा है वो एकदम स्थिर फिक्स है, और ऊपर से धीरे धीरे करके आपने मिश्रण को गिरा रहे हैं। अब इस मिश्रण में वह अवयव जो अधिशोषक से ज्यादा प्रीति रखता है, बात समझ रहे हो? अधिशोषक से ज्यादा प्रीति रखता है तो अधिक लगाव रखने वाला जो अवयव है स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में, जैसे कि देखा जाए ये यहाँ पर है, और जो सबसे कम लगाव रखता है वह देखिए स्तंभ के निचले भाग में। यहाँ पर तीन पदार्थ का मिश्रण हमने डाला और जैसे एल्यूमिना के संपर्क में आया तो जो सबसे ज्यादा लगाव रखने वाला जो ए था, ये देखिए इस स्तंभ में ऊपर रह गया। इसे कम लगाव रखा वो बी हो गया, इससे भी कम हो गया तो वो सी हो गया। अब देखिए अलग अलग अपना बैंड बना लिया। अब अलग अलग बैंड बना लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तीनों पदार्थ को फिर बने अधिशोषक से अलग करना है। तो अधिशोषक से अलग करने के लिए अब उचित इसमें विलायक ऊपर से गिराते हैं। अब विलायक गिराते हैं तब मानते हैं ए बी सी, मैंने सी को पहले भुलाना है तो ऊपर से ऐसा मतलब विलायक डालिए कि उसमें सी घुल जाए। अब सी घुल जाएगा तो धीरे 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 खसकते 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 ये नीचे जो आपका रोधनी लगा हुआ है इसके द्वारा अलग कर लिए। उसके बाद
अब हमको बी को निकालना है, तब फिर बी पर ऊपर से फिर एक विलायक डाला, जो बी को घुला लेता हो वह धीरे धीरे बी को घुला करके देखे अपने साथ वह नीचे गिर गया। लास्ट में बच गया ए, तो ए को अलग करने के लिए फिर दूसरा यानी विलायक, तीसरा विलायक डाला, वह देखिए ए को अपने साथ लेकर के अलग हो गया। तो ये देखा जाए ऐसे मेथड पहले ही बोल दिए हैं कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग बायोलॉजी में किया करता था, लेकिन आज के डेट में खास करके कहिए कि जो दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर कोई मिश्रण हो और उस मिश्रण को किसी धातु से अलग करना है, तो ऐसी परिस्थिति में उस मिश्रण से सभी को अलग अलग जो है आप कर सकते हैं, रंग को उससे अलग कर दे सकते हो, बात समझो। और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, लेकिन कभी कभी माने ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को कैसे अलग करोगे, तो यहाँ पर यही करना होगा कि ये आपका वर्ण प्रक्रम क्रोमेटोग्राफी जो है उस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। तो आज की क्लास सभी बच्चों को यहीं पर स्टॉप करेंगे, लेकिन यहाँ के बाद जो अगला क्लास होगी वह समझिए कि अब अलग ढंग का होगा। इसके लिए हम बता रहे थे कि अगले क्लास में हम एलिंघम डायग्राम का वर्णन करेंगे। एलिंघम डायग्राम में ये सारी बातें आप लोग को बताएंगे अब कि देखिए कौन से धातु को अपकृत करने के लिए कौन सा अपकारक सुटेबल होगा, तो इसका वर्णन हम अगले दिन करेंगे। फिलहाल यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, गुड नाइट।